वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, बेसिकली द एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें आएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। एक बेसिक आइडिया हम सबको है, क्योंकि जब हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा था और उसमें जब हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, वहाँ हमने इस ग्लैंड्स का जिक्र किया था। आइए आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के फॉर्म में इसके सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स और उन सभी का कैसा एक्शन है, किस तरह का केमिकल नेचर है, वो सब को आप कुछ एक सिंपल सी स्टोरी में 5-7 मिनट्स की स्टोरी में ही हम सब कुछ एक साथ लिख लेंगे। बट लेट्स बिगिन फर्स्ट विद द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट्स ऑफ दिस सिस्टम। नाउ एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इसका फादर कहा जाता है, इसकी स्टडी को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंड फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, is Thomas Addison. He is known as the father of endocrinology. That means the study of endocrine system or endocrine glands. Now, there are various hormones. We will just see. All right. So, इनमें से students जो first hormone discovered है, first hormone discovered, that is the secretin hormone। ये हमने पढ़ा था जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। secretin hormone जो पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, एंड दिस वाज द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, कई बार पूछा गया है डायरेक्टली। और ये जिन साइंटिस्ट ने किया था, बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग, इनके नाम पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बेलिस एंड स्टार्लिंग डिस्कवर्ड द फर्स्ट हार्मोन, दैट इज द सिक्रीटिन। स्टार्लिंग ने ही हार्मोन वर्ड भी दिया था। सो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं, एंड द टर्म हार्मोन दिस वाज also given by Starling. This is again asked. These all are very important direct questions. पहला हार्मोन डिस्कवर्ड सिक्रीटिन है, बट पहला हार्मोन जो आइसोलेट किया था फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल, दैट वाज इंसुलिन। सो दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। दिस इज द फर्स्ट हार्मोन आइसोलेटेड, this is discovered and this is isolated. These are two separate questions. This was insulin जो पैनक्रियाज से रिलीज होता है, हमने पढ़ा था, हम और इसकी सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। So it is insulin. So these are some historic point of view. Now this system contains endocrine glands and their secretions are called hormones. So secretions of endocrine glands आर नोन एज हॉर्मोन्स। हम इसे फटाफट लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब पॉइंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं, हम इसे एनिमल टिश्यू में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, अगर आपको याद हो, हमने 3 टाइप के ग्लैंड्स पढ़े थे, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। एंडोक्राइन मीन्स इनमें कोई डक्ट नहीं होती, इनका जो सिक्रीशन है दैट इज हार्मोन, दे पोर इट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ब्लड के थ्रू फिर वो टारगेट ऑर्गन तक जाता है और वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। एक्सोक्राइन मीन्स दे हैव अ डक्ट लाइक सलाइवरी ग्लैंड, दे हैव सलाइवरी डक्ट्स, और वो डक्ट के थ्रू सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाते हैं। और हेटेरोक्राइन ग्लैंड मीन्स दोज ग्लैंड्स जिनका कुछ पार्ट एंडोक्राइन की तरह वर्क करता है, यानी हार्मोन प्रोड्यूस करके डायरेक्टली ब्लड में पोर करता है, और कुछ पार्ट, सम पार्ट फंक्शंस एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी एक डक्ट के थ्रू सिक्रीशन पहुंचाता है, जैसे पैनक्रियाज। पैनक्रियाज में 98% पार्ट एक्सोक्राइन है, जो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैनक्रियाटिक जूस को डिओडेनम तक पहुंचाता है, डक्ट ऑफ विल्सन, अगर आपको याद हो, हमने डिटेल में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। और पैनक्रिया का 2% पार्ट एंडोक्राइन की तरह काम करता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जहाँ से इंसुलिन, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकलते हैं।
सो बेसिकली इस चैप्टर में हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कवर करेंगे और हेट्रोक्राइन ग्लैंड का एंडोक्राइन पार्ट को कवर करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्ट सी ये हार्मोन जो प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है इन ग्लैंड से, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी क्या स्पेशलिटीज हैं. क्या ये कोई केमिकल है, ये किस तरह का केमिकल है, क्या ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या है इसका नेचर, इसका वेट कैसा है, एवरीथिंग. लेट्स टॉक अबाउट इट. सो नाउ वील टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, क्योंकि यही हार्मोन, इसका सिक्रीशन है इन ग्लैंड्स का, ये हार्मोन्स ही टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेंगे. सो प्रॉपर्टीज. नंबर 1, they are biogenic. Bio means living and genesis means synthesis. They are synthesized by the living cells. What are these cells? यही जो glands हैं, इन ये glands की जो epithelium होती है, हमने पढ़ा था glandular epithelium जिसे कहा था, और cell, epithelial cells are living cells. So they are produced by the epithelial lining of endocrine glands, that is they are secreted by the living tissue of the body. So they are biogenic, that means synthesized in endocrine glands, which is a living part of body. Hence they are biogenic. Now ये जो हार्मोन है स्टूडेंट्स, ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, यानी दे आर केमिकल इन नेचर. सो दे आर केमिकल मैसेंजर्स. इनके अंदर केमिकल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, केमिकल मैसेंजर्स, और वी कैन से इंटर सेल्यूलर मैसेंजर. एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज को पास करते हैं. नाउ दे आर पोर्ड इनटू ब्लड. ये सिक्रीट हुए एंडोक्राइन ग्लैंड्स में और डक्ट के थ्रू नहीं, ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं. सो दे आर पोर्ड इनटू ब्लड and then they reach the target organ. To reach target organ, so they are chemical messenger and poured into blood. Now they are very small molecules, बहुत low molecular weight होता है और बहुत कम अमाउंट में बॉडी में ज़रूरत होती है इनकी, और रिएक्शन के बाद में ये यूज्ड अप हो जाते हैं और फिर नया हार्मोन बनता है. एंजाइम की तरह नहीं, एंजाइम भी केमिकल है, एंजाइम भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है, पर एंजाइम रीयूजेबल होते हैं, हमने पढ़ा था. ये रीयूजेबल नहीं है, दे डोंट गेट स्टोर्ड, दे डोंट गेट एक्यूमुलेटेड, एक्सेप्ट थायरॉक्सिन जो एक प्रीमेच्योर फॉर्म में रहता है स्टोर्ड, हम बाद में अलग से उसको लिखेंगे. बट इफ़ यू टॉक जनरली, दे डोंट गेट एक्यूमुलेटेड एंड दे डू नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी. सो दे आर नॉन न्यूट्रिएंट. ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन ये बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में बहुत सारे बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो वी कैन राइट दैट दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनकी तरह ये एनर्जी सप्लाई नहीं करता, लेकिन फिर भी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस, बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हल्के से होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट, देन दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट. सो रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम क्वांटिटी में ये अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं. So trace amount, this is next question, low molecular weight, and then they are used up in the reaction. तो ये accumulate नहीं होते, they are used up in reaction, जो भी reaction है, so they don't accumulate in body, they don't get stored, accumulate in body, except one जिसकी हम बात बाद में करेंगे. So don't accumulate, used up. सो बेसिकली ये ऐसे केमिकल्स हैं, बहुत कम अमाउंट में इनकी ज़रूरत रहती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के से होते हैं, ब्लड में पोर्ड होते हैं, लिविंग सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, ब्लड में पोर होंगे, बहुत हल्के होंगे, ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे, वहाँ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्मोन. और क्योंकि हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में पोर हो रहे हैं,
इसलिए स्टूडेंट्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इन्हें हमने पहले भी लिखा था डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि इन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं है, तभी ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज. नाउ लेट्स first write down all the endocrine glands which we have, and then we'll see what are the different types of hormones that are there. So now let's see the various endocrine glands of human body. हम human system की ही बात कर रहे हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत ट्रिकी चीज़ है. हम एक ह्यूमन बॉडी का एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं ताकि हम सबकी लोकेशन देख लें. इंडिविजुअली हम एक एक ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे. लेट मी ड्रॉ हेयर अगेन द सेम डायग्राम जो हमने कई बार बनाया है. हम इसे इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं. ये नेक एंड सपोज दिस इज द शोल्डर एंड देन दिस इज द बॉडी. नाउ यहाँ पे ब्रेन है, हम जानते हैं, सेरिब्रम लाइक दिस स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम हमने बनाया था, आपको याद हो. थैलेमस, और थैलेमस के नीचे दिस इज हाइपोथैलेमस पार्ट, और हाइपोथैलेमस जो है वो इन्फंडिबुलम पार्ट के थ्रू, अगर आपको याद हो, पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच है. ऑलराइट, ये ब्रेन में ही है, ऊपर की तरफ है. हमने एक रफ डायग्राम बनाया है. सो first is the pituitary gland. This is number 1, that is pituitary gland. Now students, 1, यहाँ पर एपिथैलेमस होगा, और एपिथैलेमस में भी एक ग्लैंड होता है जिसे हमने लिखा था पीनियल ग्लैंड, तो मैं उसको यहाँ बना देती हूँ. ब्रेन में ही है ये. सो दिस इज द सेकेंड, दैट इज पीनियल ग्लैंड. ट्रिकी पार्ट ये है कि हाइपोथैलेमस जो है, यहाँ से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं. तो कुछ बुक्स हाइपोथैलेमस को भी एंडोक्राइन ग्लैंड मानती हैं, बट एक्चुअली हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है. वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है. कैसे कनेक्ट करता है वो सब हम पढ़ेंगे, बट अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की काउंटिंग करेंगे तो हम उसमें हाइपोथैलेमस नहीं लिखेंगे. सो पिट्यूटरी एंड पीनियल, दिस इज इन द ब्रेन पार्ट. नाउ नीचे आए नेक रीजन में. नेक रीजन में देयर इज थायराइड ग्लैंड. हम पढ़ेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई शेप का. सो दिस इज द थर्ड थायराइड ग्लैंड विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. वी विल रीड. और थायराइड के बैक साइड से थायराइड पे अटैच होते हैं इस तरह से 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स. सो दिस बटरफ्लाई शेप इज थायराइड, और पोस्टीरियरली है ये, हम डायग्राम में इस तरह से दिखा रहे हैं, पैराथायराइड ग्लैंड. दिस इज इन द नेक रीजन. सो दीज आर इन द हेड रीजन, दैट इज ब्रेन रीजन, एंड दीज आर इन द नेक रीजन. थोड़ा सा और नीचे है हार्ट के लेवल पे. नाउ सपोज इस तरह से ये चेस्ट रीजन है. सो यहाँ हार्ट में सेंटर में यहाँ पर प्रेजेंट है थाइमस ग्लैंड. दिस इज एट द लेवल ऑफ हार्ट. सो द फिफ्थ इज थाइमस ग्लैंड. आपको याद होगा ये लिम्फॉइड ऑर्गन में भी हमने इसका नाम लिखा था. टी लिम्फोसाइट्स जहाँ मैच्योर होते हैं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. और नीचे आए, हार्ट से नीचे आए तो यहाँ पे कहीं पे डिओडिनम होगी, इंटेस्टीन्स होंगी, यहाँ डिओडिनम होगा इस तरह से, और डिओडिनम में ओपन होगा पैनक्रिया का एंडोक्राइन पार्ट. लेट अस सपोज ये इस तरह से पैनक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन वगैरह रिलीज होंगे. सो द नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज पैनक्रिया, इसका एंडोक्राइन पार्ट, बिकॉज दिस इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड. सो वी कैन से इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. हम पढ़ेंगे. ऑलराइट. नाउ और नीचे आएंगे तो यहाँ पे किडनीज होंगी 1 and 2, और किडनी के ऊपर हमने पढ़ा था ग्लैंड होता है जिसे एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, 2 in number. सो द नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड विच इज अबव द किडनी, and they will be 2 in number. All right. So this is 1 in number. This is also 1. This is also 1. These are 4. 1, 2, 3, 4. Thymus is 1.
पैनक्रियाज इज 1, एड्रीनल 2 हैं, एक राइट किडनी एक लेफ्ट किडनी के ऊपर. एंड देन मेल और फीमेल डिपेंडिंग अपॉन, या तो टेस्टिस होगा इस तरह से ये स्क्रॉटम के अंदर, लोअर डाउन बॉडी के बाहर, और या ओवरी होगी, आइदर ऑफ द टू. सो वी कैन राइट 8 नंबर ovary, but this is only in females, not in males. Or testis, this is only in males, not in females. ये 2 होंगी और ये भी 2 होंगे. So total we have 9 types of endocrine gland, but एक person में अगर मेल है तो भी 8 टाइप्स होंगे, ओवरी नहीं होगी, और अगर फीमेल है तो भी 8 टाइप्स के होंगे, टेस्टिस नहीं होगा. सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिनको हम 1 by 1 पढ़ेंगे. प्लस हम हाइपोथैलेमस को भी रीड करेंगे कि कैसे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, कैसे वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है. सो यू नोट दिस डाउन एंड देन वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, let's see how these hormones are classified. So let's talk about it now. Classification important है students, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हम एक स्टोरी के फॉर्म में इन सभी को अच्छे से लर्न कर लेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स. नाउ इसको 2 बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे. नंबर 1 इनका केमिकल नेचर क्या है, एंड नंबर 2 इनका ओरिजिन किस जर्म लेयर से हुआ है, मीसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, किस तरह से हुआ है. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंड द बेसिस इज देयर केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन. नाउ दिस इज द बेसिस. इस बेसिस पे देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स. 4 टाइप्स. कई बुक्स में 3 टाइप्स भी होता है, कई बुक्स में इसको 2 टाइप्स में इंक्लूड कर देते हैं. कैसे वो मैं भी आपको समझा दूंगी. नंबर 1, लेट अस ड्रॉ लाइक दिस. 1, 2, 3 एंड 4. कुछ हॉर्मोन्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स, कुछ ग्लैंड्स के हॉर्मोन्स जो सिंपल अमीनो एसिड से बने हैं, कोई लंबे लंबे पेप्टाइड्स या प्रोटीन्स इस तरह की चेन्स नहीं हैं. उन्हें कहते हैं बायोजेनिक अमीन्स. दैट मीन्स दे आर बेसिकली अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स. अमीनो एसिड से बने हैं, जैसे एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जो इमरजेंसी हॉर्मोन्स हमने पढ़े थे, जिन्हें एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन भी बोलते हैं. वो सिंपल जो टायरोसिन अमीनो एसिड है उसका ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है. या मेलेटोनिन हार्मोन जो स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम पढ़ेंगे, वो सिंपल ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है. सो इसमें हमारे 2 एग्जाम्पल्स हैं. नंबर 1 इज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जिन्हें एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं. एंड दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ टायरोसिन अमीनो एसिड. एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड देर इज वन मोर एग्जाम्पल एंड दैट इज मेलाटोनिन हार्मोन. हम पढ़ेंगे सबके बारे में. मेलाटोनिन हार्मोन एंड दिस इज ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव. ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है ये, अमीनो एसिड डेरिवेटिव. ये दोनों डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं. नाउ ये तो सिंपल अमीनो एसिड्स हैं, बट एक टाइप का हार्मोन ऐसा है स्टूडेंट्स जो है तो अमीनो एसिड का ही डेरिवेटिव, यानी कि वो ये टायरोसिन से ही डिराइव हुए हैं, लेकिन उनमें आयोडीन भी है और करीब 65% आयोडीन है. अमीनो पार्ट कम, आयोडीन पार्ट ज़्यादा, इसीलिए उनको आयोडोथायरोनिन्स कहते हैं. सो वी कैन राइट देम हेयर आयोडोथायरोनिन. नाम से समझ आ रहा है, थायरॉइड ग्लैंड के जो हार्मोन है T3 T4 हार्मोन, सो दे आर आयोडोथायरोनिन.
ये भी अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं. दे आर, वी कैन राइट, दे हैव आयोडीन अबाउट 65%. दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसीलिए इनको आयोडोथायरोनिन बोला है. इसके एग्जाम्पल्स हैं T3 एंड T4. अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं. दिस इज ट्राई आयोडोथायरोनिन, दिस इज टेट्रा आयोडोथायरोनिन. इसमें 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इसमें 4 मिलेंगे. दोनों ही थायराइड हार्मोन रिलीज करता है. क्या फंक्शन होता है हम पढ़ेंगे. सो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं स्टूडेंट्स, ये वैसे तो अमीनो एसिड टायरोसिन के ही डेरिवेटिव्स हैं, बट क्योंकि आयोडीन है तो हमने इसे अलग से क्लासिफाई किया है. कुछ बुक्स में इसे यहीं पर लिख दिया जाता है, इसी एग्जाम्पल, इसी क्लास के अंडर, बट इट हैज़ टू बी रिटन सेपरेटली. सो दे आर ऑल्सो टायरोसिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड दे ऑल्सो हैव 65% आयोडीन. नाउ द थर्ड कैटेगरी जो है स्टूडेंट्स, वो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो सिंपल अमीनो एसिड से नहीं बने, बल्कि कई सारे मल्टीपल अमीनो एसिड्स ज्वाइन करे तो उन्होंने या तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाई, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के, हमने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स में. और कुछ इतने बड़े बड़े हैं, कुछ तो शॉर्ट चेन्स हैं, कुछ में लंबी लंबी चेन्स हैं, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और कुछ की इतनी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं कि वो प्रोटीन बन गए, यानी उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा हो गया, जैसा हमने पढ़ा था. सो जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसे कैसे लिखते हैं, उसे लिखा जाता है पॉलीपेप्टाइड्स. सम हार्मोन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स. दिस इज द थर्ड कैटेगरी. इसे हम वापस डिवाइड करते हैं 3 में, 1, 2 एंड 3. जो शॉर्ट चेन्स हैं वी कैन राइट शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड. देन सेकेंड, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स हैं जिनमें खूब सारे अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, सो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स. और कुछ ने और लॉन्ग होकर बना लिया प्रोटीन्स. सो दे कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. ऑलराइट, नाउ शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स में हमें मेनली 2 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं. एग्जाम्पल्स आर ऑक्सीटोसिन, वील रीड अबाउट इट, एंड ADH जो हमने किडनी में पढ़ा था. ADH को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. ये बहुत छोटे छोटे पेप्टाइड्स हैं. सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स. नाउ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड के एग्जाम्पल्स हैं जो पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन. ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड्स हैं. आपको याद हो इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स थे, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी, 21 और 30 अमीनो एसिड्स की. सो इंसुलिन, ग्लूकेगॉन. और प्रोटीन्स, ये मैक्सिमम हार्मोन्स प्रोटीन टाइप के ही होते हैं. जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, TSH, FSH, LH, ये सब ऑल मैक्सिमम बिलोंग टू दिस प्रोटीन कैटेगरी ओनली. सो वी हैव TSH, FSH, LH एक्सेट्रा. हाइपोथैलेमस के जितने भी हैं, मेनली जितने भी थायराइड के हैं, थायराइड का थर्ड वाला है थायरोकैल्सिटोनिन, जितने भी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं, थाइमस का हार्मोन है, ये सब मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्रोटीन्स ओनली. यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि ये जो दोनों हैं FSH और LH, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है क्योंकि ये दोनों प्रोटीन तो हैं बट इनमें कार्बोहाइड्रेट भी अटैच है. सो दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. दिस इज इम्पॉर्टेंट. दे आर प्रोटीन्स बट दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. सो फर्स्ट कैटेगरी जो सिंपल अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड मेलाटोनिन. नेक्स्ट कैटेगरी जो टायरोसिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं बट 65% आयोडीन है, सो आयोडोथायरोनिन्स. थर्ड कैटेगरी जिसमें शॉर्ट पेप्टाइड्स, लॉन्ग पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स आते हैं. टुगेदर दे आर कंसिडर्ड इन पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स. नाउ इन मेनी बुक्स इन दोनों को एक मानते हैं, इसको सेकेंड कैटेगरी लिखते हैं. इन मेनी बुक्स इन तीनों को मिलाकर प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स कह देते हैं, बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट बिकॉज इनकी वर्किंग डिफरेंट होगी. कैसे वो हम पढ़ेंगे. नाउ फोर्थ कैटेगरी, देर आर सम हॉर्मोन्स विच आर स्टेरॉइड इन नेचर, दैट इज लिपिड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स. और स्टेरॉइड हॉर्मोन्स जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल से फॉर्म होंगे. सो
दे आर फॉर्म्ड बाय कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे भी। कौन कौन से हार्मोन्स हैं स्टूडेंट्स, इसको याद रखना बहुत सिंपल है। एक तो जो हमारे सेक्स हार्मोन्स है दैट इज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, प्लस जो एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट, अंदर वाला मेड्यूला। मेड्यूला से तो इपिनेफ्रिन, नॉर इपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, बट बाहर वाला जो पार्ट है एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट, उसके जो हार्मोन्स हैं वो स्टेरॉइड टाइप के ही होते हैं। हम जब पढ़ेंगे तो आपको और दोबारा याद हो जाएगा। सो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ईस्ट्रोजन, देन प्रोजेस्टेरॉन, देन टेस्टोस्टेरॉन, ये तीनों ही सेक्स हार्मोन्स हैं, एंड देन एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन, कॉर्टेक्स हार्मोन्स, glucocorticoids, mineralocorticoids, we will talk about them. So these four, they all are derived from cholesterol, they are steroid hormones. So on the basis of their chemical nature, these are the four categories into which hormones are classified. Now इनमें से स्टूडेंट्स जो ये वाले दोनों होते हैं अमीन एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ये दोनों स्लो एक्टिंग फास्ट एक्टिंग है, बहुत जल्दी एक्ट करते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करते हैं, जबकि ये दोनों स्लो एक्टिंग हैं लेकिन लंबे टाइम तक के लिए काम करते हैं। ये सब आपको अभी ट्रिक से लर्न हो जाएगा। सो यू नोट दिस डाउन एंड देन वील सी वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स। सो नाउ स्टूडेंट्स देयर इज वन मोर बेसिस ऑन विच वी कैन क्लासीफाई द हॉर्मोन्स कि वो किस जर्म लेयर से फॉर्म हुए हैं, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से या मीजोडर्म से। स्टूडेंट्स मोस्टली जो हॉर्मोन्स हैं, ज़्यादातर जितने भी ग्लैंड्स हैं वो एंडोडर्म से डेवलप होते हैं। ये बेसिक सिंपल सा फंडामेंटल है। कुछ होंगे जो एक्टोडर्म से होंगे और कुछ मीजोडर्म से, वो कौन से वाले होंगे वो हम अलग से अभी लिख लेंगे। सो नाउ द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज, द बेसिस इज origin of endocrine gland। दिस इज द नेक्स्ट बेसिस। तीन टाइप के हो सकते हैं। नंबर वन एक्टोडर्मल, जो एक्टोडर्म से डिराइव्ड हो, देन मीसोडर्मल जो मीसोडर्म से डिराइव्ड हो, सेकेंड, एंड थर्ड एंडोडर्मल जो एंडोडर्म से डिराइव्ड और मोस्टली एंडोडर्मल होते हैं ज़्यादातर। नाउ याद रखने का तरीका, नर्वस सिस्टम किससे डिराइव था, नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से। तो जो ब्रेन वाले ग्लैंड्स हैं दैट इज पिट्यूटरी एंड पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड, इनके हॉर्मोन्स भी फिर एक्टोडर्मल ही हो जाएंगे ओरिजिन में, क्योंकि ग्लैंड भी एक्टोडर्मल है। सो पिट्यूटरी एंड पीनियल याद रखना बहुत सिंपल है। नर्वस टिश्यू ब्रेन एक्टोडर्मल है, तो यहाँ पर मिलने वाले जो ग्लैंड्स हैं उनके हॉर्मोन्स वो भी एक्टोडर्मल हो गए। नाउ सेकेंड इज मीसोडर्मल। मीसोडर्मल में स्टूडेंट्स हमारे जो गोनैड्स हैं यानी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स, ये दोनों मीसोडर्म लेयर से डिराइव होते हैं, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं। तो इनके जो हॉर्मोन्स हैं और ये वाले जो ग्लैंड्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे, दे विल ऑल्सो बी मीसोडर्मल। सो इसमें आ जाएगा ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज एंडोडर्म। बचे हुए सारे मेजॉरिटी एंडोडर्मल होते हैं। आइए हम ऊपर से शुरू करते हैं। पिट्यूटरी पीनियल तो एक्टोडर्मल हो गए, फिर नेक रीजन में आए, सो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, देन पैराथायरॉइड ग्लैंड, और नीचे आए हार्ट के लेवल पे थाइमस ग्लैंड, और नीचे आए पैनक्रियास, प्लस हमने पढ़ा था कुछ लोकल हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं इंटेस्टीन से,
सो वो भी हम यहीं पर इंक्लूड कर देते हैं। इंटेस्टीन के भी जो लोकल हार्मोन प्रोड्यूसिंग एरिया है, दैट इज ऑल्सो, दे आर ऑल्सो दोज हार्मोन्स, लोकल हार्मोन्स आर ऑल्सो एंडोडर्मल। देन और नीचे आए तो किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड। नाउ यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। क्यों ट्रिकी पार्ट है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर अब हम एक नोट लिखने वाले हैं। नोट में जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है और एड्रीनल मेड्यूला है, यानी आउटर पार्ट और इनर पार्ट, ये अलग अलग जर्म लेयर से डेवलप होता है। पूरा एड्रीनल ग्लैंड एक ही जर्म लेयर से डेवलप नहीं होता। सो एड्रीनल ग्लैंड जो है, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है इसी कारण से। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। आउटर पार्ट इज एड्रीनल कॉर्टेक्स, वी विल रीड, पर इतना हम जानते हैं कॉर्टेक्स हमेशा बाहर वाले पार्ट के लिए लिखते हैं, जैसे हमने किडनी में भी लिखा था। और इनर पार्ट को मेड्यूला कहते हैं। इनर इज एड्रीनल मेड्यूला। कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होंगे, हम पढ़ेंगे। मेड्यूला से एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन रिलीज होते हैं। याद रखने का तरीका समझिएगा, मेड्यूला से एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन रिलीज होते हैं। और एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन का काम हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पढ़ा है, यानी ये नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल है, तो ये पार्ट भी कहाँ से डेवलप होगा? फ्रॉम एक्टोडर्म। दिस इज अ वे टू रिमेंबर, क्योंकि एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ये वाला पार्ट प्लस इसके हार्मोन्स एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। नर्वस सिस्टम का जो पार्ट था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सो ये भी हो गए एंडोडर्मल। और जो कॉर्टेक्स है वो वो मीसोडर्मल होता है। सो दिस इज मीसोडर्मल, दिस पार्ट इज मीसोडर्मल। सो वी कैन से दैट एड्रीनल ग्लैंड इज मीसो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, या एक्टोमीसोडर्मल इन ओरिजिन, क्योंकि इसका एक पार्ट मीसोडर्म से डेवलप हो रहा है और एक पार्ट एक्टोडर्म से डेवलप हो रहा है। अब अगर आपको यहाँ ऐड करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एड्रीनल मेड्यूला, और यहाँ ऐड कर सकते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो हमको ये सब भी याद हो जाएगा, और प्लस कौन सा फास्ट एक्टिंग है, कौन सा स्लो एक्टिंग है, कौन सा लंबा टाइम तक अफेक्ट करता है, वो सब याद हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक नोट आपको और लिखवा रही हूँ स्टूडेंट्स। नोट में हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिख रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपसे कहा था हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे, जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, प्लस हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स का एंडोक्राइन पार्ट हम डिस्कस करेंगे। सो हेटेरोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। एक तो हम जानते ही हैं पैनक्रियाज, प्लस जो ओवरी और टेस्टिस है, क्योंकि ओवरी और टेस्टिस से स्टूडेंट्स, ओवरी एंड टेस्टिस से हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, जो डायरेक्टली ब्लड में पोर होते हैं। और ओवरी और टेस्टिस में ओवम एंड स्पर्म्स, हमारे गैमीट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जो डक्ट्स के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। जैसे ओवम फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में आता है फर्टिलाइज होके, स्पर्म्स जो हैं वो इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू आते हैं, तो वो वाला पार्ट उसका एक्सोक्राइन पार्ट है। सो दीज थ्री आर द हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। आप इसे पॉट से याद रख सकते हो। पैनक्रियास, ओवरी एंड टेस्टिस, दीज आर द हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। यू नोट दिस डाउन एंड देन वील सी कि ये हॉर्मोन्स टारगेट ऑर्गन पे जाके कौन सा हार्मोन किस तरह से फंक्शन करता है, और फिर हम उसकी ट्रिक लर्न करेंगे। So now students, we have seen the various classification of hormones on the basis of their chemical nature, on the basis of their origin, and now let's try to understand how these hormones work और किस तरह से इसके mechanism पे questions पूछे जाते हैं। So now we'll talk about mechanism of action of hormone। हमने students हॉर्मोन्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे। इसमें से जो फर्स्ट 2 कैटेगरी वाले थे, यानी अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, ये
रैपिडली फास्ट एक्टिंग होते हैं, और कोई भी काम अगर आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे, यानी वो एक्शन शॉर्ट लिव्ड होगा, उसका इफेक्ट कम देर के लिए होगा, फास्ट होगा बट कम देर के लिए होगा। जबकि जो आयोडोथायरोनिन्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं ये स्लोली वर्क करते हैं बट इनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है, और ये दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग होता है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट ले रहे हैं रैपिडली एक्टिंग हॉर्मोन्स। एक्टिंग हॉर्मोन्स, इनका मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। रैपिडली एक्टिंग में दो आते हैं, बायोजेनिक एमीन्स दैट इज अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड और लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स। ये amines and proteins, they are rapidly acting, quick acting, fast acting, but their effect will be short lived effect. now इनके जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, क्योंकि हार्मोन जो होता है स्टूडेंट्स ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर हार्मोन पर्टिकुलर सेल पे जाकर ही वर्क करेगा, ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर हाईली स्पेसिफिक, जस्ट लाइक द एंजाइम्स। जैसे एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही रिएक्शन करेगा, हार्मोन भी पर्टिकुलर हार्मोन पर्टिकुलर साइट पर ही एक्शन करता है, दे आर स्पेसिफिक। सो इनके जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काम कैसे करते हैं? ये डायरेक्ट एक्शन नहीं करते हैं, ये खुद तो केमिकल मैसेंजर हैं ही, पर ये डायरेक्ट वर्क नहीं करेंगे, ये सेकेंडरी मैसेंजर्स को फॉर्म करके काम करते हैं। क्या मतलब है वो अभी हमें समझ आ जाएगा। सो इनकी वर्किंग कैसे होती है? वर्किंग इज बाय फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। secondary messenger, we'll just see, this is the next question that is asked। ये भी केमिकल्स ही है, कई सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं स्टूडेंट्स, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं। लाइक देयर इज साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, देन डाईअसाइल ग्लिसरॉल, डाईअसाइल ग्लिसरॉल, then IP3 that is इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये सब केमिकल्स ही हैं, एक्सेट्रा। ये वो नाम मैंने आपको लिखवाए हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, और इनमें से एक ना एक ऑप्शन जरूर होगा। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। हम वैसे तो बहुत सारे अमीन्स हैं, हर किसी का जो सेकेंडरी मैसेंजर होगा वो डिफरेंट होगा, तरीका अलग अलग होगा, तरीका सेम होगा बट जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करेंगे, और द बाय फॉर्मेशन एंड कैस्केड रिएक्शन। कैस्केड रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैस्केड का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा था। कैस्केड का मतलब होता है झरना, जैसे इस तरह से झरना बहता है, यानी एक एंजाइम दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और ऐसे करके फाइनली जो भी रिजल्ट है, इफेक्ट है, वो आएगा, जैसा कि ब्लड क्लॉटिंग में हुआ था। आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज कि हम कोई भी एक ले लेते हैं, हम एड्रेनलिन ले लेते हैं, इपिनेफ्रिन या नॉर इपिनेफ्रिन। सपोज दिस इज द हार्मोन, दिस इज द हार्मोन एपिनेफ्रिन, और ये हार्मोन है यानी ये केमिकल मैसेंजर है, और ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट मैसेंजर, हार्मोन इज द फर्स्ट मैसेंजर। अब एपिनेफ्रिन अगर होगा तो ये एड्रीनल मेड्यूला, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड का एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज हुआ, रिलीज होकर ये ब्लड में पोर हुआ, ब्लड के थ्रू ये टारगेट ऑर्गन पे पहुंचा जहां भी काम करना है। ये इमरजेंसी में काम करता है, इट कुड बी
लिवर, और इट कुड बी लिवर सेल में जाएगा या हार्ट पे, कहीं भी वर्क करेगा। सपोज हमने इसको लिवर पे काम करवाना है, अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। लिवर में जाकर इमरजेंसी में क्या होता है, स्ट्रेस सिचुएशन में एनर्जी ज़्यादा चाहिए, यानी ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, यानी हम चाहते हैं कि जब ये लिवर में जाए तो ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज फॉर्म करवाए। ये इस हार्मोन का काम होगा। कैसे करेगा ये हार्मोन पहुंचा ब्लड के थ्रू लिवर सेल में, और ये उसकी मेम्ब्रेन है। लेट अस से दिस इज द मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के ऊपर इसका रिसेप्टर है, ये इसका रिसेप्टर है। मैं इसे दूसरे कलर से बना देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये इसका रिसेप्टर है और ये स्पेसिफिक है, इसके लिए यही रिसेप्टर है। दिस इज द रिसेप्टर एंड दिस इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। आपको याद होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वही रिसेप्टर्स हैं। सो दिस इज द रिसेप्टर। नाउ ये आया और आकर इस रिसेप्टर में फिट हो गया, और जब ये इसमें फिट हुआ स्टूडेंट्स तो बना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, इसने इस सेल के अंदर काम करना शुरू कर दिया। क्या काम करा इसने? एक एंजाइम था एडिनाइल साइक्लेस, जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है नॉर्मली, लेकिन जैसे ही ये आया इसने इसे एक्टिव कर दिया। जैसे ही ये दोनों कंबाइन हुए, ये एडिनाइल साइक्लेस एक्टिव हो गया। दिस हैज बिकम एक्टिव। इस एक्टिव एडिनाइल साइक्लेस ने आगे, अब ये रिएक्शंस आगे आगे होती जाएंगी, इसने क्या किया, इसने एक एटीपी के मॉलिक्यूल को एएमपी, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट किया, और साथ में 2 फॉस्फेट्स निकल जाएंगे जिसे हम पीपीआई लिखते हैं, हमने पढ़ा है पहले। अब ये जो साइक्लिक एएमपी बना है ये एक सेकंड मैसेंजर है। दिस इज सेकंड मैसेंजर। ये साइक्लिक एएमपी अब आगे काम करेगा। क्या काम करेगा? ये साइक्लिक एएमपी एक और प्रोटीन इसके अंदर है, प्रोटीन काइनेज, जो इनएक्टिव फॉर्म में, उसे एक्टिवेट कर देगा। सो प्रोटीन काइनेज जो इनएक्टिव था उसे कर देगा एक्टिव। सो प्रोटीन काइनेज एक्टिव। अब ये जो प्रोटीन काइनेज है ये क्या करेगा? ये एक और एंजाइम फॉस्फोरिलेज एंजाइम, वो भी इनएक्टिव है, उसे एक्टिवेट कर देगा। तो आप देख रहे हो एक के बाद एक रिएक्शंस हो रही हैं। सो फॉस्फोरिलेज एंजाइम जो इनएक्टिव था, इसने इसे एक्टिव कर दिया। एक्टिव फॉस्फोरिलेज, फॉस्फोराइलेज। ये जो एक्टिव फॉस्फोरिलेज है, इसने क्या किया, एक और एंजाइम था ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, उसे एक्टिव कर दिया। सो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो कि इनएक्टिव था, इसे इस फॉस्फोरिलेज एक्टिव ने एक्टिव कर दिया। सो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक्टिव। ये जो एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है, इसने क्या किया, ग्लाइकोजन को ब्रेक किया और ग्लाइकोजन 6 फॉस्फेट में चेंज किया, और फाइनली वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। सो इसने ग्लाइकोजन को जो लिवर में स्टोर्ड है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। और हम यही चाहते थे कि ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और फिर ये ग्लूकोज सेल से बाहर निकल के वापस ब्लड में आ जाएगा, और ताकि एक एक सेल के अंदर जाके इसका ऑक्सीडेशन हो और एटीपी जनरेशन हो। दिस वॉज आर टारगेट, आर एम, एंड देन दिस विल प्रोवाइड ATP by the oxidation, and this is what we want, provide ATP or energy during stress condition, extra energy this will be provide. So this is the effect. So we have seen कि किस तरह से इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आता है कि सेल मेम्ब्रेन पर किसका रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो जो भी बायोजेनिक अमीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन वाले एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से कोई ना कोई एक का नाम होगा। इनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये क्योंकि लिपिड सॉल्युबल नहीं है, दे आर लिपिड इनसॉल्युबल, इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं जा सकते, तो इनके रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। नंबर 2,
ये डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, ये एक सेकेंड मैसेंजर फॉर्म कर रहे हैं और ये सेकेंड मैसेंजर फिर सीरीज ऑफ रिएक्शंस, एक के बाद एक एंजाइम्स एक्टिवेट होते जा रहे हैं और फाइनली जो रिजल्ट है, जो इफेक्ट है वो आ रहा है। सो इस तरह से ये सेकेंड मैसेंजर फॉर्मेशन के थ्रू काम करता है बाय कैस्केड रिएक्शन, एंड इनके एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़ लिए, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। ये तो है फास्ट एक्टिंग। अब जो स्लो एक्टिंग है वो कैसे वर्क करेंगे, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल हैं स्टूडेंट्स। लेट मी राइट हियर, दे ऑल आर लिपिड इनसॉल्युबल ऑल्सो, हेंस दे कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए इनके रिसेप्टर्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मिल रहे हैं। याद रखना बहुत सिंपल है, क्योंकि अगली जो कैटेगरी है उसमें स्टेरॉइड्स आएंगे। स्टेरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है, कोलेस्ट्रॉल को हमने लिपिड्स में पढ़ा था, यानी वो लिपिड सॉल्युबल होंगे और ये दोनों लिपिड इनसॉल्युबल होंगे। You note this down, then we'll talk about them. Now students, let's see how the slow acting ones, how do they produce their action. So now we'll continue this and we'll see, let me write, mechanism of action of slow acting hormones. याद रखना इजी है, एस से स्टेरॉइड्स, एस से स्लो एक्टिंग हॉर्मोन्स। इसमें कौन कौन से आएंगे? आयोडोथायरोनिन्स, इसीलिए हमने इसको स्टूडेंट्स अमीनो एसिड डेरिवेटिव में क्लासिफाई नहीं किया था, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, वो इस तरह से काम करेंगे। ये तो अपना पहला क्वेश्चन हो गया जो पूछते हैं, दिस एंड दिस। नेक्स्ट, इनका इफेक्ट स्लो है तो लंबी देर तक रहेगा, यानी दे हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। नाउ इनके जो रिसेप्टर्स हैं, क्योंकि ये लिपिड सॉल्यूबल हैं, ये क्रॉस करके जा सकते हैं सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। सो लेट अस राइट, दे आर लिपिड सॉल्यूबल and hence they can cross the cell membrane। तो इनके जो रिसेप्टर्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये इनसाइड द सेल है। रिसेप्टर्स आर इंट्रासेल्यूलर, या तो साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं और या न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं, बट दे आर इंट्रासेल्यूलर, नॉट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ हाउ डू दे वर्क? दे वर्क बाय वर्किंग is by changes in the DNA, or we can say not the changes, by transcription of DNA, by transcription of DNA. Let's see how do they do transcription of DNA। आइए इसको समझते हैं हम। इसमें हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से स्टेरॉइड हार्मोन्स की अगर हम बात करें, सपोज ईस्ट्रोजन जो है एक फीमेल सेक्स हार्मोन है और ये यूट्रस की ग्रोथ भी करता है। तो सपोज करिए ये हमने एक मॉलिक्यूल बनाया है ईस्ट्रोजन का, ईस्ट्रोजन मॉलिक्यूल हार्मोन। यहाँ कोई सेकेंड मैसेंजर नहीं बनने वाला, ये डायरेक्ट काम करेगा। एंड सपोज स्टूडेंट्स ये है यूट्रस का एक कोई भी सेल, लेट्स से दिस इज अ यूट्राइन सेल, इसकी ग्रोथ करनी है और यूट्रस के अंदर न्यूक्लियस होगा, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देते हैं अपन इस तरीके से। पोर्स होते हैं हम जानते हैं, और इसके अंदर डीएनए है। सपोज ये डीएनए है, ये डीएनए है। नाउ इसका जो रिसेप्टर है वो ये साइटोप्लाज्म है। लेट अस राइट, this is cytoplasm and this is the nucleus। वहां पे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये डबल लेयर्ड ही है, हम सिंगल बना रहे हैं, ये सीधे अंदर आ गया क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, तो इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया। यहां पर इसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये रहा इसका रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के साथ ये अटैच हो गया, ऑलराइट, ये इसका रिसेप्टर है जो सेल के अंदर है, और इससे ये फॉर्म हुआ
HR कॉम्प्लेक्स है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स अंदर गया न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के अंदर जाकर ये कॉम्प्लेक्स, मैं DNA का अलग कलर बना देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ये कॉम्प्लेक्स अटैच हो गया इस DNA के मॉलिक्यूल के ऊपर, ये अटैच हो गया लाइक दिस, ये DNA है। जैसे ही ये DNA पर अटैच हुआ, इस DNA ने ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA फॉर्म किया। सो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ और ये mRNA मॉलिक्यूल बन गया। सो ट्रांसक्रिप्शन, एंड बाय ट्रांसक्रिप्शन mRNA is synthesized. So what is happening here? DNA forms mRNA by transcription. अब ये जो mRNA है स्टूडेंट्स, ये फिर बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, और अब इसमें ट्रांसलेशन प्रोसेस होगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और फिर ये प्रोटीन बना लेगा, और ये जो प्रोटीन्स होंगे ये फिर फिजियोलॉजिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेट मी राइट, दे आर, नाउ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जो भी फंक्शन है, जैसे इस केस में फंक्शन क्या है, इस सेल की ग्रोथ करना, उसका डेवलपमेंट करना, तो वो फिर जो भी प्रोटीन है वो इसकी ग्रोथ करेंगे। सो यहाँ पर कोई सेकेंड मैसेंजर नहीं बना, या हार्मोन डायरेक्टली रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बना के DNA से अटैच हुआ, DNA ने mRNA बनाया, mRNA फाइनली प्रोटीन फॉर्म किया, और ये प्रोटीन जो है फिर इसने ग्रोथ डेवलपमेंट ये सब किया। सो देयर वर्किंग इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फास्टर एक्टिंग। यू नोट दिस डाउन, एंड देन हम आज सब कुछ जो हमने पढ़ा, कौन से लॉन्ग एक्टिंग है, कौन से स्लो एक्टिंग है, उन सबको एक कंप्राइज्ड स्टोरी के फॉर्म में लर्न कर लेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। So now students, let's try to remember the important information in the form of a short story. और story जो है students, इसमें actually आप इसे compare कर सकते हैं endocrine glands को एक orchestra से। So let's write down the trick. Endocrine glands ये एक दूसरे के साथ मिलकर coordination में work कर रहे हैं, so they can be compared to an orchestra. नाउ आई एम श्योर आप सब ने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा आपकी लाइफ में। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में थी तो वहाँ पे सिडनी के ओपेरा हाउस में बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज होते थे, बहुत सारे शोज़ होते थे, और सभी ऑर्केस्ट्रा में 2 टाइप के, उस ऑर्केस्ट्रा बैंड में जनरली 2 टाइप के म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स होते थे। कुछ जो बहुत स्लो म्यूज़िक परफॉर्म करते थे, और कुछ जो बहुत फास्ट बीट म्यूज़िक परफॉर्म करते थे। सो देयर कैन बी बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सिंगर्स in this orchestra, some which performs slow music, so slow performing musicians, and some used to perform fast music, high beat wala music, fast musicians, fast and slow. Now जो slow वाले थे वो क्योंकि slowly they used to perform, so they used to perform for a longer period of time, जबकि जो फास्ट वाले थे उनमें इतना एनर्जी लेवल रहता है, इतना ज़्यादा हाई बीट्स होती हैं कि आप उन्हें बहुत देर तक नहीं सुन सकते हैं। सो दे आर लॉन्गर एक्टिंग एंड दे यूज टू परफॉर्म फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, सो शॉर्ट एक्टिंग हॉर्मोन्स। नाउ क्योंकि स्लो म्यूजिशियंस हैं तो इन काफ़ी देर तक इनका शो चलता था, तो ऑब्वियसली आप बाहर खड़े खड़े सुन नहीं सकते, यू हैव टू टेक योर सीट्स, यू हैव टू सिट डाउन एंड देन वी यूज टू लिसन। सो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बैठना पड़ता था अंदर जाके, तो इसीलिए इनके जो रिसेप्टर्स होंगे इन वाले हॉर्मोन्स के, ये हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं हम, वो होंगे अंदर, यानी इंट्रासेल्यूलर, इनसाइड सेल। क्योंकि स्लो म्यूज़िक है, बहुत देर तक चलने वाला है, याद रखने का तरीका, स्लो म्यूज़िक बहुत देर तक चलेगा तो आपको अंदर जाके बैठना पड़ेगा, यू हैव टू सिट, वी यूज टू सैट। जबकि जो फास्ट म्यूजिशियंस हैं ये जनरली स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते थे और इन्हें कैद होना पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक टू बी गेट एंट्रैप्ड,
तो इनके ये जो है ये जनरली जो ओपेरा हाउस है उसके बाहर स्ट्रीट पे परफॉर्मेंसेस देते थे, यानी इसके जो रिसेप्टर्स हैं वो अंदर बंद नहीं है, वो ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नाउ जो स्लो म्यूजिशियंस हैं जिनका लंबे टाइम तक शो चलने वाला है, लॉन्गर शो वी कैन से, लॉन्गर एक्टिंग, लॉन्गर शो, receptors are inside, you have to sit. Now let's see the sex hormones, that is estrogen, progesterone, testosterone, all these. Then the adrenal cortex hormones, SAT, और T से हो जाएगा स्टूडेंट्स thyroid hormones, that is T3 and T4. और ये सभी हॉर्मोन्स जो होते हैं ये स्लो एक्टिंग है, लॉन्गर एक्टिंग है, स्लो हैं, इनसाइड द सेल इनके रिसेप्टर्स हैं, इस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं। जबकि जो फास्ट म्यूजिशियंस हैं स्टूडेंट्स, इनकी इतनी फास्ट बीट्स होती हैं कि आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आपका पूरा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। सो इसके एग्जाम्पल्स हो गए एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, प्लस ये सारे सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देती हैं। तो जितने भी और आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं जो भी, जैसे कि जिनमें भी पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, ऑल दीज आर अमीन्स वन, अमीन्स एंड प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। क्यों? याद रखने का तरीका, बहुत फास्ट म्यूजिक है, फास्ट म्यूजिक है तो सारे सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, सारा जो भी हार्ट बीट वगैरह इंक्रीज हो जाएगी, और वो सब एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन से होता है, हम पढ़ चुके हैं। सो दे यूज टू परफॉर्म लाइक दिस। नाउ ये जो म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है इनमें भी कुछ अलग अलग टाइप के म्यूजिशियंस रहते हैं, जैसे कि जो इस स्लो म्यूजिशियंस में ये स्लो म्यूजिक देते हैं लंबे टाइम तक के लिए, इनमें से कुछ म्यूजिशियंस जो हैं वो तो बिल्कुल ही सूदिंग म्यूजिक बजाते हैं, बिल्कुल स्लो म्यूजिक, जस्ट लाइक सैड म्यूजिक, बिकॉज दे आर स्टेरॉइडल, दिस इज देयर केमिकल नेचर। लेकिन इतना स्लो अगर बजाते हैं तो ऑडियंस बहुत बोर हो जाएंगी, तो इसीलिए इसी ग्रुप के पास में कुछ ऐसे भी म्यूजिशियंस होते हैं जो कि इस सैड म्यूजिक में, वेरी वेरी स्लो म्यूजिक में एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी, बहुत फास्ट तो नहीं बट थोड़ी सी एनर्जी इन्फ्यूज करते हैं। सो दे इन्फ्यूज एनर्जी टू द स्लो म्यूजिक। सो दे आर आयोडोथायरोनिन्स, ये इनकी कैटेगरी हो गई केमिकल नेचर के बेसिस पे। सो स्टेरॉइडल एंड आयोडोथायरोनिन्स आर स्लो, longer acting, receptors inside the cells, and these are the examples. Complete हमने सब कुछ पढ़ लिया। Now फास्ट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, इस फास्ट म्यूजिशियंस का जो ग्रुप है इनमें कुछ जो म्यूजिशियंस हैं वो तो बहुत आर्टिस्टिक हैं, क्रिएटिव हैं, वही ये बीट्स, उसके लिरिक्स, उसका म्यूजिक सब कुछ कंपोज करते हैं। सो दे आर वेरी आर्टिस्टिक, दैट मीन्स they are amines, these are artistic ones, this is the chemical nature. और बाकी जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है म्यूज़िक के लिए, तो वो जो भी ये क्रिएट करते हैं उसमें एक्सट्रीम एनर्जी डालते हैं। ये तो थोड़ी सी एनर्जी इन्फ्यूज़ कर रहे हैं बट ये एक्सट्रीम एनर्जी डालते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी पैशनेट, सो दे प्रोवाइड पैशनेट एनर्जी, passionate energy, and they are polypeptides and proteins in nature. So the amines and polypeptide proteins are fast acting, hence they are fast and hence their action is short lived, and their receptors are present on plasma membrane, and these are the examples. सो इस तरह से स्टूडेंट्स इस चार्ट के थ्रू, इस छोटी सी परफॉर्मेंस के थ्रू कि कैसे कुछ स्लो म्यूजिशियंस हैं जो स्लो हैं तो लंबी देर तक म्यूज़िक देंगे, लंबी देर तक दे सकते हैं तो आपको बैठना पड़ेगा तो आपको अंदर
हॉल के अंदर जाना पड़ेगा, तो रिसेप्टर इज इनसाइड द सेल। इनमें से कुछ सूदिंग सैड म्यूजिक देते हैं और कुछ उसमें थोड़ी सी एनर्जी इन्फ्यूज़ करते हैं। ये तो स्लो हो गए। फास्ट म्यूजिशियंस, very very fast, they are street performers, they don't go inside, so the receptors are on the plasma membrane, fast है, आप ज़्यादा देर तक नहीं सुन सकते हैं, so their action is short, their performance is for shorter period of time, and उनमें से कुछ बहुत artistic हैं जो lyrics वगैरह form करते हैं, beats form करते हैं, और कुछ उसमें अपनी singing से passionate energy provide करते हैं। So students, with this we have seen in today's class the introduction of endocrine system, which are the ductless glands। हमने various glands from top to bottom learn किए। इसके बाद हमने hormones की properties को study किया। Then the classification of hormones on the basis of chemical nature and on the basis of origin, उसे अच्छे से study किया। And the mechanism of the action of hormones। Now from the next class we'll begin with all the endocrine glands one by one. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.